नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जोश में जम्मू कश्मीर के मतदाता। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 24 सीट पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी। 11 बजे तक 26.72% वोटिंग हुई दर्ज। सबसे अधिक किश्तवाड़ में मतदान। कांग्रेस पार्टी दिल्ली मुख्यालय में आज जारी करेगी हरियाणा चुनाव के लिए घोषणा पत्र। बीजेपी भी विकसित हरियाणा, विकसित भारत के संकल्प के साथ प्रचार अभियान में डटी। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव समेत दोनों बेटों को समन। 7 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के आदेश। पहली बार तेज प्रताप को किया गया तलब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एनपीएस वात्सल्य योजना का करेंगी शुभारंभ। माता पिता पेंशन खाते के जरिए बच्चों के भविष्य के लिए कर सकेंगे बचत। लेबनान में पेजर फटने से 9 लोगों की मौत। ईरानी राजदूत समेत 2500 से अधिक लोग घायल। हिजबुल्लाह ने इजराइल को ठहराया जिम्मेदार। बदला लेने की उठाई कसम। इजराइल की ओर से अभी नहीं आया कोई बयान। चेस ओलंपियाड के 7वें दौर में आज भारतीय पुरुष टीम का चीन और महिला टीम का जॉर्जिया से होगा मुकाबला। टूर्नामेंट में पहली बार स्वर्ण पदक पर भारत की नजर। तो सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव की। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान प्रतिशत आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे तक 26.72% रहा है। अनंतनाग विधानसभा क्षेत्र में अब तक का 25.55% मतदान हुआ है, तो पोलिंग प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। डोडा का मतदान प्रतिशत की बात करें तो 32.20%, किश्तवाड़ में 32.69%, कुलगाम में 25.95% और पुलवामा में 20.37% मतदान हुआ है। 11 बजे तक रामबन में 31.25% और शोपियां में 25.96% मतदान हुआ है। लगातार मतदाता लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े हैं मतदान के इंतजार में और अपने मताधिकार का कर रहे हैं प्रयोग। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़ता जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग निकलकर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना बलिदान दे रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान प्रतिशत सुबह 11 बजे तक का हम आपको बता रहे हैं 26.72% रहा है और अनंतनाग विधानसभा क्षेत्र में अब तक 25.55%। डोडा का मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो 32.20% और किश्तवाड़ में 32.69% मतदान रहा है। जम्मू कश्मीर के मतदाता अपने लिए नई सरकार चुनने के लिए लगातार वोट डाल रहे हैं। 10 साल बाद यहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही ये मतदान चल रहा है और लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार के इस्तेमाल करने के लिए निकल रहे हैं। पहले चरण में जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों और कश्मीर घाटी के 4 जिलों में 24 सीटों पर 90 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवारों के लिए चुनाव मैदान में 219 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान जो है वो शाम 6 बजे तक चलेगा। महिला मतदाताओं के लिए पिंक पोलिंग स्टेशन तैयार किए गए हैं
तो लगातार तमाम लोग निकल रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। दिव्यांग लोग हो या बुजुर्ग लोग हो, सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपोरा, जैनापोरा, शोपियां, डीएचपोरा, कुलगाम, देवसर, दोरू, कोकेरनाग, अनंतनाग पश्चिम और अनंतनाग, श्री गुफवारा, बिजबेहरा, शांगस, अनंतनाग पूर्व, पहलगाम, इंदरवाल, किश्तवाड़, पैडर, नागसेनी, भद्रवाह, डोडा, डोडा पश्चिम, रामबन और बनिहाल शामिल हैं। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है और जम्मू कश्मीर में नई सुबह एक तरह से कह सकते हैं इसे। हम लगातार डीडी न्यूज़ के जरिए आपको ये महा कवरेज दिखा रहे हैं किस प्रकार से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और पुलवामा में मतदान सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था के पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम है और फिलहाल अभी तक किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी चूक की खबर नहीं आई है। तो पहले चरण का मतदान लगातार जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग ने जो बंदोबस्त किए हैं वो इस तरह से किए हैं ताकि जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव संभव हो सके। Today we are seeing the first phase of the three-phase assembly elections. So in the first phase, Pulwama district में आज voting हो रही है. We have two assembly constituencies in the district and almost 45 polling stations are there. So good turnout is being seen till now. Around 10% से ज़्यादा voting अभी हो गई है and we are expecting the numbers will go up as the day passes and all the good security arrangements has been done. The security arrangements are in place and people are free to come and vote. There are no restrictions as such. But yes, the security arrangements as such that no untoward incident would take. जम्मू कश्मीर में विधानसभा के पहले चरण के लिए जो मतदान हो रहा है लगातार, और ऐसे में दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों के मतदान के लिए विशेष मतदान केंद्र भी बने हैं। भारतीय चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार कश्मीरी प्रवासियों के लिए 4 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं और ये बूथ नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर कश्मीर रेजिडेंट कमीशन, शालीमार बाग में कश्मीर किसान घर, दिलशाद गार्डन में अर्वाचीन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पापरावत में है और कश्मीरी प्रवासी यहां पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर हमने वोट डाला कश्मीर के लिए, दिल्ली में दिलशाद गार्डन में। बहुत अच्छा लगा और ये सुविधा यहाँ रखी हमारे लिए, माइग्रेंट्स के लिए। ये हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि हम यहाँ अपनी जो हमारी असली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हमने वोट डाला है। थैंक यू गवर्नमेंट, थैंक यू। जम्मू कश्मीर में बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या कुछ मुद्दों को लेकर पुलवामा के मतदाता मतदान कर रहे हैं और क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी नई सरकार से, इसको लेकर बात की है हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। पुलवामा में इस वक्त हम मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं सुबह से ही निकल कर आ रहे हैं। बुजुर्ग बड़ी संख्या में यहाँ पर निकल कर आए हैं। आपका नाम क्या है? गुलाम रसूल गनाई। क्या उम्र है आपकी? मेरी 60 साल है। अच्छा, आप ये बताइए कि इस बार जब आपने वोट डाला तो किस तरह का उत्साह आपके मन में था? मेरे मन में है कि जो जम्मू कश्मीर में इसमें थोड़ा राहत आ गई जी, और ये बेरोजगारी जवान है ये तो जब नौकरी में लग जाएगी, इसलिए हमने ये वोट डाला। जो कश्मीर की अमन और ये बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी और सब ठीक ठाक हो गया। अमन का शांति हम चाहते हैं। अमन शांति होना चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? हमारा ये भी सोचा यही कि जो हमारा काम करेगा उसे कैंडिडेट बनाना है, वो राहत मिलेगा हमको। काम करेगा काम मुलाजिम लगेगा, वो कोई दूसरा काम है कोई करेगा उससे कैंडिडेट। अभी तो आप वोट डाल चुके हैं। हाँ। तो कैसे आपने डिसाइड किया, कैसे आपको विश्वास हुआ कि जो कैंडिडेट है आपका काम करेगा? वो क्या पता है, हम तो वोट डाल दिए इसलिए कि काम के लिए हमारा कोई काम होना चाहिए। अगर कोई काम करेगा तो वो अच्छा रहेगा, नहीं करेगा तो दूसरा बार नहीं डालेगा हम वोट।
चुनाव होना कितना जरूरी है और लोगों का चुनाव जरूरी है सर कि डेवलपमेंट का काम है, बाकी तामीरी तरक्की का काम है। जो बेरोजगार छोटे ये पढ़ा लिखा है, MABS ग्रेजुएशन, इनको रोजगार नहीं मिलती है सर कि, लेकिन पिछले 10 साल ये बेकार है रहते। इसमें हमारे जवान गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अगर वो कोई गवर्नमेंट आएगा जो अच्छे से बेरोजगारों को रोजगार देगा तो हमें अमन और शांति और बेरोजगारी यहाँ खत्म होना चाहिए। आपको लगता है युवाओं को जो सही रास्ते पर लाए वो सरकार होनी चाहिए? कोई गवर्नमेंट नहीं आया जो इनको रोजगार देगा। पढ़ा लिखा जवान है हमारे कश्मीर में, यहाँ तो पढ़े लिखे जवान बहुत है, लेकिन रोजगार मिलते हैं वो आगे का मिलता है, यहाँ का इसके यूथ नहीं मिलता। जो कोई लीडर आएगा वो यूथ का अच्छा रास्ता दिखाएगा, वो यहाँ का मिला नहीं कोई लीडर। इसलिए हमें आज वोट इसीलिए डाला, अगर ये यूथ है, ये इनको रोजगार मिलेगा, हम बहुत खुश है अगर रोजगार इनको मिलेगा। तो युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, और ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर एक ज़माना देखा है, सभी तरह की सरकारें देखी है, और उनका कहना है कि कहा बहुत कुछ गया लेकिन किया कुछ नहीं गया, और अब ये ऐसा नुमाइंदा चाहते हैं और ऐसी सरकार चाहते हैं जो इनके लिए वोट करे और जो कश्मीर की आगे की पीढ़ी है उसके लिए एक सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करें। रमा त्यागी, DD न्यूज़, पुलवामा। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। हरियाणा राज्य विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पार्टी ने एक सीट इंडिया गठबंधन के तहत CPIM के लिए छोड़ी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को गारंटी पत्र का नाम दिया है। 2019 में विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने निर्दलियों और JJP के बूते राज्य की सत्ता पर कब्जा बरकरार रखा था। कांग्रेस का गारंटी पत्र जारी होने के बाद राष्ट्रीय नेता हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए उतर सकते हैं। राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में कई रैलियां और रोड शो किए जाने की उम्मीद है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कल रोहतक में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे और इस दौरान राज्य के प्रमुख बीजेपी नेता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए इस बार चुनाव लड़ रही है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि पार्टी के संकल्प पत्र में हरियाणा के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ साथ कई अहम ऐलान भी किए जा सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए DD न्यूज़। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता देंगे, नौकरी के बदले जमीन के मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को पहली बार तलब किया है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह और किरण देवी को 7 अक्टूबर को तलब किया है। आपको बता दें कि ED ने चार्जशीट में तेज प्रताप यादव को आरोपी नहीं बनाया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में तेज प्रताप की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए कोर्ट ने तेज प्रताप का नाम भी इस समन में शामिल किया।
और आतिशी के दिल्ली की नई सीएम बनने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने निशाना साधा है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से आतिशी के विभागों में हुए घोटालों को लेकर सवाल पूछा है। आतिशी जी को दिल्ली का मनमोहन सिंह बनाया गया, ये मैं नहीं कह रहा, सौरभ भारद्वाज जी नहीं कहा है। सवाल ये है कि आतिशी जी के खुद के विभाग में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। एजुकेशन देख लो तो वहाँ पर शिक्षा और क्लासरूम घोटाला हुआ है। एजुकेशन की हालत क्या है दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया है। पीडब्ल्यूडी में शीश महल घोटाला हमने देखा है। हमने देखा है कि किस प्रकार से बाकी निर्माण कार्य में भी घोटाला हुआ है। जल विभाग में दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हुआ है। वहाँ पर कैसे बच्चे हमारे डूब के मर गए, दिल्ली कैसे जलमग्न हो गई, वो भी हमने देखा है। शराब घोटाले में उनकी तो खुद की भागीदारी है, क्योंकि विजय नायर उन्हीं को रिपोर्ट करते थे और गोवा की इंचार्ज थी। आज से पार्ट 2 ड्रामा पार्ट 2 शुरू होने वाला है, जहाँ पर अब अरविंद केजरीवाल जी फिर से वो मफलर लगाकर, फिर से वो पुराना वाला लुक लगाकर, वो थोड़ी सी ढीली ढाली शर्ट वर्ट पहनकर अब वो बोलेंगे कि मैं ये शीश महल छोड़ रहा हूँ। फिर आतिशी जी बोलेंगी नहीं नहीं सर आप ही को रहना है। फिर बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं जुग्गियों में जा रहा हूँ, मैं ब्लू वैगनार में जा रहा हूँ। फिर ये सब जो है ये आज से इसका शुरुआत होने वाला है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर निशाना साधा है। किरेन रिजिजू ने कहा है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को जल्दी ही सबक सिखाएगी। केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बना करके बहुत पछता रहा है। अब 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं, तो अब किसको मुख्यमंत्री बनाए हम तो उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि चाहे केजरीवाल मुख्यमंत्री हो या किसी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नाम से जुड़ा हुआ कोई मरलेना मुख्यमंत्री बने तो भी हमारा उस पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता आने वाला चुनाव में आम आदमी को नकार देंगे, क्योंकि दिल्ली के लोग पछता रहे हैं। और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान को प्रोत्साहित करने की पूरी तैयारी में है। और इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अगस्त के दूसरे सप्ताह में से वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था। अब तक मंत्रालय द्वारा शहरी और ग्रामीण दोनों स्थानों पर अपने क्षेत्रीय कार्यालयों समेत लगभग 7000 वृक्षारोपण किए गए हैं। वहीं 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक आयोजित स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान के दौरान वृक्षारोपण अभियान में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ करेंगी। नई दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह से लगभग 75 स्थान वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। ये भारत की भावी पीढ़ियों को अधिक वित्तीय रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वित्त मंत्री एनपीएस वात्सल्य की सदस्यता लेने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगी। योजना विवरणिका जारी करेंगी और नए नाबालिग ग्राहकों को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या यानी PRAN कार्ड वितरित करेंगी। बच्चों के भुगतानकर्ता PRAN कार्ड के साथ एनपीएस वात्सल्य में शामिल होंगे। ये नई पहल बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई है। और आम आदमी को राहत देने के मकसद से सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों से कहा है कि वो आयात शुल्क में हाल में की गई वृद्धि के बाद खुदरा मूल्य ना बढ़ाएं। सरकार ने इसके पीछे कम शुल्क पर भेजे गए खाद्य तेलों का पर्याप्त स्टॉक का उपलब्ध होना बताया है। केंद्र सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DFPD ने मूल्य निर्धारण रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की, जिसमें ये सुझाव दिए गए। बैठक में भारतीय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन, भारतीय वनस्पति तेल उत्पादक संघ और सोयाबीन तेल उत्पादक संघ के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। अग्रणी खाद्य तेल संघों को सलाह दी गई कि वे सुनिश्चित करें कि प्रत्येक तेल का MRP तब तक बनाए रखा जाए जब तक कि आयातित खाद्य तेल स्टॉक 0% और 12.5% मूल सीमा शुल्क पर उपलब्ध ना हो। विभाग ने कहा कि कम शुल्क पर आयात किए गए खाद्य तेलों का लगभग 30 LMT स्टॉक है, जो 45 से 50 दिनों की घरेलू खपत के लिए पर्याप्त है। इसलिए प्रोसेसिंग कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP बढ़ाने से
बचें। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 21 से 23 तारीख तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को वॉशिंगटन के डेलावेयर में क्वाड समूह के नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसकी मेजबानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। सम्मेलन में ये नेता पिछले 1 साल के हुए कामों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के विकास लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करने के लिए आने वाले वर्ष के लिए एजेंडा तय करेंगे। साल 2025 में होने वाले क्वाड सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। क्वाड समूह में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। पीएम मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। अमेरिका में स्थित विभिन्न कंपनियों के सीईओज के साथ बातचीत करेंगे। इस मुलाकात के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा हो सकती है। अगले दिन पीएम 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। अमेरिका यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। तो पीएम मोदी इस हफ्ते जाएंगे अमेरिका। क्वाड सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका के राष्ट्रपति करेंगे और क्वाड सम्मेलन में पिछले 1 साल में हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, प्यारे विद्यार्थियों, आज के दीक्षांत समारोह में उपाधि और पदक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। तो ये सीधे हम जयपुर से सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे थे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अगले हफ्ते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने ये बात अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कही है। ट्रंप ने पीएम मोदी को शानदार कहा है। अमेरिका में इस समय राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंपेन का दौर चल रहा है। उनका मुकाबला भारतीय मूल की डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस से है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 21 से 23 तारीख तक अमेरिका की यात्रा पर होंगे। इस दौरान वो क्वाड समूह के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए ट्रंप के पीएम मोदी के साथ मधुर संबंध रहे हैं। जब ट्रंप 2020 में भारत आए थे, तब भी दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली थी। He happens to be coming to meet me next week, and Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. A lot of these leaders are fantastic. You have to understand one thing: they're 100%. These people are the sharpest people. They're not a little bit backward. They are at the top. You know the expression, they're at the top of their game. और जिम्बाब्वे ने कहा है कि वो 1987 के बाद देश में पहली बार 200 हाथियों को मारने की योजना बना रहा है, ताकि अल नीनो से प्रभावित क्षेत्रों में समुदायों को भोजन मिल सके। दरअसल दक्षिण अफ्रीका 4 दशकों में अपने सबसे खराब सूखे से जूझ रहा है। वहीं पूरे क्षेत्र में फसलें भी नष्ट हो चुकी हैं, जिसके चलते 68 मिलियन लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। हांगे, मेब्रे, तुशोलोत्शो और चिरेची क्षेत्रों में हाथियों को मारा जाएगा। इससे पहले पिछले महीने नामीबिया में 80 से ज्यादा हाथियों को मारकर सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बांटा गया था। एक अनुमान के मुताबिक 5 दक्षिणी अफ्रीकी देशों जिम्बाब्वे, जाम्बिया, बोत्सवाना, अंगोला और नामीबिया में करीब 2 लाख हाथी रहते हैं।
और लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के सदस्यों के हजारों पेजर में विस्फोट हुआ है और इस धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2500 से अधिक हिजबुल्लाह के सदस्य इस धमाके में घायल हुए हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने पेजर विस्फोट के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक ये अपने आप में पहली और सबसे बड़ी सुरक्षा चूक है। इस घटना में लेबनान में ईरान के राजदूत मुजतबा अमानी भी घायल हुए हैं। वहीं हिजबुल्लाह के एक सदस्य ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा है कि ये सबसे बड़ा सुरक्षा उल्लंघन है। इन धमाकों के बाद बेरूत के दक्षिणी इलाकों में मौजूद तमाम अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अमेरिका ने लेबनान में हुए पेजर विस्फोटों में अपनी किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। पेंटागन की ओर से जारी किए गए एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अमेरिका को घटना को लेकर कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। अमेरिका घटना को लेकर अपनी ओर से जानकारी जुटाने की कोशिश में लगा हुआ है। और श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह इस अवधि में उम्मीदवारों का प्रचार करना जारी रखता है तो वो चुनाव कानूनों का उल्लंघन होगा। चुनाव निकाय ने यह भी बताया है कि पूरे द्वीप राष्ट्र में 13,400 से अधिक मतदान केंद्रों को मतपेटियां जारी की गई हैं। इस बीच अग्रणी उम्मीदवार कोलंबो के आसपास रैलियां करेंगे। इसे देखते हुए श्रीलंका पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में विशेष यातायात योजना लागू की है। और हंगरी के बुडापेस्ट में चल रहे 45वें शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला चीन से होगा, तो वहीं भारतीय महिला टीम का मुकाबला जॉर्जिया से होगा। छठे दौर में पुरुष टीम ने मेजबान हंगरी को 3-1 से, जबकि महिला टीम ने आर्मेनिया को 2-5, 1-5 से हराया। और ओपन वर्ग में अर्जुन एरिगेसी ने अब तक 6 बाजियों में 6 अंक जुटाए हैं, जबकि डी गुकेश ने 5 बाजियों में 4.5 अंक हासिल किए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।